हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन। इट मीन्स चेंज ऑफ स्टेट। तो स्टेट कैसे चेंज होती हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, और इसके अलावा जो भी टर्मिनोलॉजी हमारे इस वीडियो में काम आएगी या इस टॉपिक से रिलेटेड होगी, उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सबको पता है कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो तीन होती है। आप सबने इसके बारे में पढ़ा है कि तीन अवस्थाएं पदार्थ की कौन कौन सी है। सबसे पहली है सॉलिड, जो मेन अवस्थाएं होती है, ठीक है। दूसरी होती है हमारी लिक्विड, जिसे कहते हैं द्रव, और तीसरी हमारी होती है गैस। इन तीनों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने जल, क्योंकि जल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इन तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जल हमारा अगर जल की फॉर्म में रहता है, यानी पानी की फॉर्म में, तो वो हमारा क्या हो गया, द्रव अवस्था। और यदि बर्फ की फॉर्म में है तो वो ठोस अवस्था हो गई। और यदि वो भाप बन के उड़ जाता है, गैस की अवस्था में है, तो क्या हो गई, उसकी भाप अवस्था यानी वाष्प अवस्था। तो अगर बर्फ के रूप में है तो ये हमारी हो गई ठोस अवस्था। और यदि पानी के रूप में है तो ये हमारी हो गई द्रव अवस्था। और यदि भाप बनकर उड़ रहा है तो ये हमारी हो गई वाष्प अवस्था, या जिसे हम कहते हैं गैस अवस्था। तो इसका मतलब सबसे पहले तो अवस्था परिवर्तन क्या हुआ। तो अवस्था परिवर्तन का मतलब हो गया कि कोई भी पदार्थ यदि, क्या कह रहे हैं हम, कोई भी पदार्थ यदि अपनी भौतिक अवस्था को बदल लेता है। देखो, जब ठोस से द्रव में बदल रहा है तो केवल उसको देखने में ही पानी है वो, बाकी उसके गुणधर्म तो बर्फ के जैसे ही हैं। क्योंकि ठोस, द्रव, गैस, किसी भी अवस्था में पानी हो H2O ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसके रासायनिक गुणधर्म तो सेम है, लेकिन केवल क्या बदल गए, इसके भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्मों से मतलब है कि आपको दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन हुआ है। तो भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन के कारण पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो यदि कोई पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को बदलता है, परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि कोई पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को बदलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब अवस्था का परिवर्तन होगा, यानी जब पदार्थ हमारा ठोस से द्रव में बदलेगा या द्रव से गैस में बदलेगा, तो ताप का मान नियत रहेगा। ये सबसे मेन चीज़ है। टेम्परेचर क्या रहेगा, नियत रहेगा। जैसे देखिए, जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ है वो कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। तो आपने सुना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारी बर्फ़ होती है, सुना है सबने, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ है, अगर आप इसके ताप में वृद्धि करो, जैसे आपने इसका ताप बढ़ाया, तो इसका जो ताप बढ़ाने पर जो बर्फ़ है वो हमारी धीरे धीरे पानी में चेंज होगी। किस में चेंज होगी, पानी में। और इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया वो कहाँ गया, तो वो किस में खर्च हो गया, आंतरिक ऊर्जा के रूप में। किस में खर्च हो गया, आंतरिक ऊर्जा के रूप में। तो सबसे मेन चीज़ क्या हो गई, आपको ये ध्यान रखना है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप का मान नियत रहता है। और कब तक नियत रहेगा, जब तक कि पूरी अवस्था अच्छे तरह से परिवर्तित नहीं हो जाती, यानी कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस में जब तक पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो जाती, ताप का मान नियत रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यदि पदार्थ हमारा ठोस से सीधे द्रव में बदल जाए, किससे, ठोस से सीधे द्रव में, तो यह प्रक्रिया कहलाती है गलन। क्या कहलाती है, गलन, मेल्टिंग, ठीक। तो यदि पदार्थ ठोस से सीधा द्रव में बदलता है तो उसे हम गलन कहते हैं। इसी तरह यदि हमारा पदार्थ सीधा ही द्रव से गैस में बदल जाए, क्या कह रहे हैं, गैस में, तो वो हमारा कहलाएगा वाष्पन। क्या कहलाएगा, वाष्पन, यानी द्रव से गैस में बदलना, वाष्पन। अब देखिए, पानी में आपने देखा होगा कि द्रव का तापमान जब हम बढ़ाते जाते हैं तो एक तापमान ऐसा आता है जिस पर ये उबलने लग जाता है। क्या हो जाता है, उबलने लग जाता है। तो द्रव पदार्थों का उबलना, क्या कह रहे हैं, द्रव पदार्थों का उबलना क्या कहलाता है, हमारा क्वथन। तो ये एक बीच में नई टर्म आ गई, ये आप ध्यान रखेंगे कि क्वथन क्या हो गया, द्रव पदार्थों का उबलना ही क्या कहलाता है,
क्वथन कहलाता है। लेकिन यदि द्रव हमारा सीधे गैस में बदल रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे, वाष्पन। तो यहाँ 3 चीज़ें हो गई, तीनों की परिभाषाएं आपके सामने हैं। सबसे पहला हमने गलन पढ़ा। गलन, जब कोई पदार्थ सीधे ठोस से द्रव में बदलता है तो उसे गलन कहते हैं। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदलता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। और यदि हमारा द्रव पदार्थ क्या करने लग जाए, उबलने लग जाए, तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, क्वथन। ठीक है, ये तो सीधा कन्वर्जन हो गया। अब देखते हैं इसका अपोजिट कन्वर्जन। अपोजिट कन्वर्जन कैसे, देखिए, यदि द्रव से ठोस में बदल जाए, यदि पदार्थ द्रव से किस में बदल जाए, ठोस में, तो यह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है, संघनन। देखिए, ठोस से द्रव में तो हमने कहा था क्या कहलाएगी, गलन। ठीक, तो द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। ठीक, कई बार इसे हम हिमायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमायन। तो दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे, हिमायन। क्या कहलाएगा, हिमायन। हिमायन को कैसे याद रखना है, द्रव क्या है, पानी, और ठोस क्या है, बर्फ यानी हिम। तो पानी से हिम का मतलब बनना हो गया हिमायन। ठीक, द्रव से गैस में बदलने को कहा था वाष्पन। क्या कहा था, वाष्पन। ठीक है, तो गैस से द्रव में बदलने को कहते हैं द्रवण। क्या कहते हैं, द्रवण। तो जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलता है तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और जब कोई गैस द्रव में बदलती है तो यह प्रक्रिया द्रवण कहलाती है। ठीक है, द्रवण भी कहते हैं, संघनन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन द्रवण नाम ज़्यादा सही है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी द्रवण कहलाएगी। ठीक, अब सीधा कन्वर्जन देखते हैं। यदि हमारी गैस सीधे ही किस में बदल जाए, ठोस में। क्या कह रहे हैं हम, कि यदि हमारी गैस सीधे ही ठोस में बदल जाए तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। तो जब कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलता है तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। विपरीत भी ऐसा ही होता है, ठोस से यदि सीधे गैस में बदल जाए तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो परिभाषा हो गई कि जब कोई पदार्थ सीधे ही ठोस से गैस में या गैस से ठोस में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया। क्या हो गया, कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में ना बदल के सीधे किस में बदल जाए, गैस में। और जब गैसों को ठंडा किया जाए तो गैस हमारी द्रव में ना बदल के सीधे किस में बदल जाए, ठोस में। तो यह प्रक्रिया हमारी कहलाती है ऊर्ध्वपातन। जैसे आपने घर में कपूर की गोली देखी होगी। कपूर की गोली में क्या होता है, कपूर की जो गोली होती है, जब आप उसे जलाते हो, जब उसे आप क्या करते हो, जलाते हो, तो सीधे ही यह किस में बदल जाती है, वाष्प में। अब क्या करो, इस कपूर की गोली को जला के और इसके ऊपर क्या रख दो, एक कटोरी रख दो, और इसके नीचे कपूर की गोली जलाओ, तो आप देखोगे कि ये कपूर की गोली इस कटोरी के ऊपर वापस से जमा हो गई है। तो इस तरह से, क्योंकि कटोरी रखने से क्या हुआ, कपूर की गोली की वाष्प ठंडी हो गई थी, तो सीधे ही कपूर की गोली ठोस से किस में बदली, वाष्प से, और वाष्प से सीधे किस में बदली, ठोस में। तो यह जो कन्वर्जन है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। तो इसके कई एग्जाम्पल है, जैसे आपके सामने पहला नाम मैंने बोला ही है, कपूर की गोली। इसके अलावा नौसादर है, इसके अलावा नेप्थलीन है। ये सब किसके उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन के। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। सबकी डेफिनेशन आपके सामने है। सबसे पहला हमने गलन देखा, गलन क्या होता है। फिर हमने देखा क्वथन, उसके बाद वाष्पन, वाष्पन के बाद हमने हिमायन देखा, हिमायन के बाद हमने संघनन देखा, संघनन के बाद हमने ऊर्ध्वपातन देखा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है या अपने रूप को परिवर्तित करता है तो होने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि जब ये प्रक्रिया होती है तो जिस ताप पर ये प्रक्रिया होती है वो ताप हमारा क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब हमारा ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, तो हम कह रहे हैं कि जब आपका ठोस किसी द्रव अवस्था में बदलेगा तो आपको एक निश्चित ताप की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, एक निश्चित ताप की। तो जिस ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है वह हमारा क्या कहलाता है, गलनांक। क्या कहलाता है, गलनांक। ठीक, तो वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है उसे हम गलनांक कहते हैं।
तो ये हमारी किसकी परिभाषा हो जाएगी, गलनांक की। यानी गलनांक क्या हो गया, एक तरह का ताप हो गया। और कौन सा ताप हो गया, जिस ताप पर ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया होती है। ठीक, अब देखिए अगला देखते हैं हम क्वथनांक क्या होता है। तो हमने कहा था द्रव से कौन सी अवस्था मिलती है हमको, गैस अवस्था, या हम इसको क्या कह सकते हैं, वाष्प अवस्था या भाप। तो वह ताप जिससे द्रव किस में बदल जाए, भाप में या वाष्प अवस्था में, तो वह ताप हमारा क्या कहलाएगा, क्वथनांक। क्या कहलाएगा, क्वथनांक। ठीक है, तो वह ताप जिस पर कोई भी द्रव गैस अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वथनांक। ठीक है, इसी तरह से हिमांक है। हिमांक किसे कहेंगे, अभी हमने ऊर्ध्वपातन के लिए क्या कहा था कि यदि हमारा जो ठोस है वो सीधा ही किस में बदल जाए, गैस में, तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया थी। ठीक है, तो हिमांक क्या होता है, हिमांक वह ताप होता है जिस पे हमारा कोई भी गैस सीधे ही किस में बदल जाए, ठोस में, या कोई भी द्रव किस में बदल जाए, ठोस में, वह हमारा क्या कहलाएगा, हिमांक। तो हिमांक हम दोनों के लिए परिभाषित करते हैं, कोई भी ठोस किस में बदल जाए, गैस में, तो जिस ताप पर यह प्रक्रिया होगी उसे भी हिमांक कहेंगे। और यदि गैस से सीधे ठोस में बदल रहा है तो जिस ताप पर यह प्रक्रिया होगी उसे भी क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। इसके अलावा एक और है द्रवणांक। क्या, द्रवणांक। द्रवणांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई भी गैस अवस्था किस में बदल जाए, द्रव में। तो जब कोई पदार्थ गैस से सीधे द्रव में बदलता है तो वह हमारा कहलाता है द्रवणांक। क्या कहलाता है, द्रवणांक। तो इस तरह से तीनों की डेफिनेशन आपके सामने है कि हिमांक क्या होगा, द्रवणांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा और गलनांक क्या होगा। चारों की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि चारों ही हमारे ताप हैं, और कौन से ताप हैं ये आपके सामने डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन और जिस ताप पर ये अवस्था परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमने देखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बर्फ़ ले लेते हैं। ये हमने क्या ले ली, एक बर्फ़ की सिल्ली ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बर्फ़ की सिल्ली में यहाँ पर हमने 2 ईंट के गुटके रख दिए, उनके ऊपर हमने ये बर्फ़ की सिल्ली रख रखी है। क्या है, ये बर्फ़ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनमें यहाँ पर 2 कील ले ली हमने। एक कील को हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं और एक कील को हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि जब आप इस कील को अंदर की तरफ दबाते जाओगे तो ये कील इसके आर पार निकल जाएगी, और जिस जगह से बर्फ़ पिघली थी वो वहाँ पर वापस से बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी और कील हमारी आर पार निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पर दाब का मान बढ़ाया, दाब का मान बढ़ाने से यहाँ की बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगी। ठीक है, आप दाब बढ़ाते गए, बर्फ़ पिघलती गई। दाब का मान नीचे की तरफ बढ़ा रहे हो तो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, कम, तो यहाँ पर ये वापस जमने लग गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि दाब का मान बढ़ाने पर जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई पदार्थ आपका जल्दी गल गया, इसका मतलब दाब का मान बढ़ाने पर ताप का मान कम हो जाता है, यानी कि गलनांक कम हो जाता है। तो जब भी दाब के मान में वृद्धि की जाएगी तो दाब के मान में वृद्धि से वहाँ का ताप कम हो जाएगा, और ताप कम हो जाएगा तो बर्फ़ आपकी आसानी से पिघल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दाब का मान बढ़ाने पर गलनांक का मान कम हो जाता है। ठीक, ये तो हो गया गलनांक पर दाब का प्रभाव। अब हम देखते हैं कि क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि जब दाब का मान बढ़ाया जाता है तो ताप के मान में, यानी कि क्वथनांक के मान में वृद्धि हो जाती है। किस में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक के मान में। यानी हमारा जो पदार्थ है, जो भी चीज़ आप गर्म कर रहे हो वो हमारी देरी से उबलेगी। ठीक, हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक फ्लास्क ले लिया और इस फ्लास्क में हमने पानी भर दिया। ठीक,
इसमें पानी भर दिया और पानी भर के हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। नीचे हमने एक बर्नर लगा रखा है, बर्नर की सहायता से हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब हम गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि पानी छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में उबलता है और उबल के इसकी क्या बनती है, भाप बनती है। और जैसे ही इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा, यदि हम यहाँ पर एक प्लेट लगा दें तो सारा का सारा जो भाप है वो पानी की बूंदों के रूप में यहाँ एकत्रित हो जाएगा। ठीक है। अब यदि आपने इस भाप को निकालने के लिए यहाँ कुछ लगा रखा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये भाप आपकी निकलती रहेगी। हमको क्या करना है, दाब का मान बढ़ाना है, तो मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया तो क्या होगा, अब आपका पानी उबलेगा और पानी की जो भाप बनेगी वो बूंदों के रूप में यहाँ इकट्ठी होगी। ठीक है, धीरे धीरे इनकी डेंसिटी बढ़ेगी, यानी ये ज़्यादा होंगी और ये जैसे जैसे बढ़ेगी वापस पानी के रूप में नीचे आ जाएंगी। तो इसका मतलब पानी को उबलने के लिए और ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप दाब के मान में वृद्धि कर देते हो तो आपको पानी को उबालने के लिए ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी। तो किसके मान में वृद्धि हो गई, क्वथनांक के मान में। तो आपको ध्यान रखना है कि दाब के मान में वृद्धि करने से क्वथनांक के मान में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और यदि आप दाब के मान में कमी करते हो तो क्वथनांक के मान में भी कमी हो जाएगी। इस तरह से इस वीडियो में हमने अवस्था परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ताप होगा उसे क्या कहेंगे, इसके बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।